नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे। आज एक्सरे रिपोर्ट्स आपके लिए क्या है, कौन सी बड़ी और अहम खबरें लेकर आए, आइए जरा आपको बताते हैं आज के एक्सरे रिपोर्ट। सबसे पहले आपको बताएंगे बांग्लादेश में कट्टरवाद और शांति में फर्क साफ है। एक एक चीज आपको बताने वाला हूं, क्योंकि हिंदुओं ने सड़क पर उतरकर कट्टरवाद को चुनौती दे दी है दर्शकों। इसके बाद आपको बताऊंगा अगला नंबर आपका तो नहीं, यह खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, आप कहीं मत जाइएगा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डिजिटल अरेस्ट से सेकंड्स में करोड़ों रुपए मोबाइल से गायब हो रहे हैं। आप अपने मोबाइल को थोड़ा संभाल कर रखिएगा, बताऊंगा आपको इसके बारे में। और आखिर में बात करेंगे सुनीता विलियम्स की, क्या वापस आएंगी और इससे चीन का क्या कनेक्शन सामने निकल कर आ रहा है, एक एक चीज आपको बताएंगे। लेकिन पहले बात करेंगे देश भर में बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ आवाज उठ रही है दर्शकों, और कहा जा रहा है हिंदुओं को एकजुट होना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा एकजुट होने का। लेकिन आज सबसे पहले आपको दो तस्वीर दिखाता हूं कि बांग्लादेश में कट्टरवाद और शांति में कैसे फर्क साफ है। ये आप देखिए, एक तस्वीर है कट्टरवाद, पहले आपको ये तस्वीर दिखाता हूं। दूसरी तस्वीर है शांति। देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता की जा रही है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। देखिए अत्याचार किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, और सिर्फ सजा इसलिए दी जा रही है कि वो हिंदू है। सुनिए जरा कैसे मारा पीटा जा रहा है। तो देखा दर्शकों आप, बांग्लादेश में सेना अगर बर्बरता करती है तो फिर सवाल खड़े होते हैं, और इसलिए हिंदुओं ने एक रास्ता अपनाया। दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊंगा, यहां अत्याचार हो रहा है, लेकिन दूसरी तस्वीर में हिंदू एकजुट हो गए, सड़कों पर आ गए और उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध किया है। किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ जुबान पर था हरे रामा हरे कृष्णा। ये तस्वीर आपको दिखाता हूं, बांग्लादेश में हिंदू कैसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, सुनिए जरा। तो देखा दर्शकों आपने, एक तरफ कट्टरता का जवाब शांतिपूर्ण ढंग से दिया जा रहा है और कहा गया, हिंदुओं ने कहा हरे रामा हरे कृष्ण। तो अब सवाल ये, क्या कट्टरवाद इससे खत्म हो जाएगा? बांग्लादेश में जो हिंदू महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है, बुजुर्गों पर बच्चों पर अत्याचार किया जा रहा है, क्या उसका अंत हो जाएगा? देखिए इस रिपोर्ट। आरक्षण की आग को लेकर शुरू हुआ ये बवाल सियासी उलटफेर तक आ पहुंचा। जुलाई से शुरू हुए इस आंदोलन में लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या की गई, वो शायद किसी ने नहीं सोचा था। आरक्षण मांगने को लेकर सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी छात्रों ने जो हिंसा की आग लगाई थी, वो दुनिया ने देखी। आंदोलन की आग ठंडी होती उससे पहले ही अगस्त में शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, और उसके पीछे थे वही आंदोलनकारी, उपद्रवी और कट्टरपंथी, जिन्होंने हसीना के जाने के बाद न सिर्फ पीएम हाउस को लूटा, बल्कि लोकतंत्र की गरिमा को भी तार-तार किया। हिंदुओं पर अत्याचार शुरू किया, जो अभी तक जारी है। लेकिन पानी सिर से ऊपर हुआ तो हिंदू समुदाय भी सड़कों पर आया, लेकिन वो कट्टरपंथियों की तरह देश को बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। कई जिलों में हजारों की संख्या में हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इकट्ठा हुए, बांग्लादेश में खुद को रहने का अधिकार का नारा बुलंद कर रहे हैं। अंतरिम सरकार से कानून के तहत अत्याचारियों पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। हिंदू कानून के तहत कार्रवाई की मांग कर रहा है, लेकिन कट्टरपंथियों के लिए ना कोई कानून है, ना कोई दूसरी चीज। उन्हें मतलब है तो सिर्फ हिंसा से, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार से। तो देखा दर्शकों आपने, कैसे अत्याचार के खिलाफ हिंदू सड़कों पर आ गए और ये संदेश भी दे रहे हैं। ये हुंकार क्या संदेश दे रही है? आज दो केस हमारे सामने। केस 1 क्या कहता है, पहले आपको बताता हूं।
बांग्लादेश के कई जिलों में हिंदुओं का प्रदर्शन देखने को मिला। रैली निकालकर अल्पसंख्यक समाज के हिंदू विरोध जता रहे हैं। हाथों में तख्तियां देखिए जरा, रैली निकाल रहे हैं और हिंदुओं की मांग है कि हमले रुकें और उन्हें सुरक्षा दी जाए। अल्पसंख्यकों के लिए अलग मंत्रालय बनाने की भी मांग उठ रही है। कानून के तहत उपद्रवियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं हिंदू समाज के लोग। और विदेशों में हिंदुओं पर हो रहे हमले का विरोध किया जा रहा है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन में हमले हो रहे हैं, उसका विरोध जताया गया। लेकिन अब सवाल यह कि कब रुकेंगे कट्टरपंथियों के हमले। केस 2 आपको दिखाता हूं। बांग्लादेश में हिंदू आबादी वाले 61 जिले हैं दर्शक, और 52 जिलों में अत्याचार हो रहा है। सोचिए आप क्या हो रहा है वहां। हिंदुओं पर हमले के 206 मामले सामने आए। कई हिंदू मंदिरों को उपद्रवियों ने तोड़ दिया दर्शक। हिंदुओं के घर आग के हवाले कर दिए, तोड़फोड़ की जा रही है, और इस वजह से हिंदू अब एकजुट होकर सड़कों पर आ गया है। लेकिन इसे लेकर देश में रह रहे साधु संत भी अब आवाज बुलंद कर रहे हैं। सुनवाता हूं आपको क्या कुछ कहा जा रहा है। प्रदेश में हिंदुओं पर भारी अत्याचार हो रहे हैं। वहां हिंदुओं के घर उजाड़ दिए गए, उनके घरों में आग लगा दी गई। वहां की हिंदू युवतियां, तरुणियां, किशोरियां, वहां की बहू बेटियां किस तरह से अपमानित की गई हैं। पूरे विश्व के हिंदू समुदाय में इन घटनाओं से भारी रोष है। और एक सभ्य, शिष्ट, शालीन हिंदू समाज जो सबकी हितों की रक्षा के लिए आगे रहता है, उनके साथ एक अमानवीय घटना हुई है। ये अच्छी बात नहीं है। मानवाधिकार परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ से मैं अपील करता हूं कि वो हिंदुओं की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों के रक्षण के लिए एक स्वर पैदा करें, तत्काल प्रभावी कोई कठोर कार्रवाई करें, और वहां की अंतरिम सरकार भी एक कठोर कार्रवाई करे। सुना आपने, आवाज उठाई जा रही है। लेकिन सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं दर्शकों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर पूरा विपक्ष मौन है। जो फिलिस्तीन पर छाती पीट रहे थे, सोचिए दर्शकों, वो भी अब चुप है। दिखाऊंगा उनके बारे में, लेकिन पहले देख लीजिए कि भारत के कई हिंदू सड़कों पर आ गए हैं बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए। झारखंड से लेकर गोवा तक, उत्तर प्रदेश से लेकर और दूसरे राज्य, एक ही आवाज बुलंद की जा रही है दर्शक कि हिंदुओं पर अत्याचार पर रोक लगाई जाए। इसके लिए देखिए आप कहां प्रदर्शन हो रहा है। महिलाएं, बच्चे, कई जगह पर संगठन मैदान में आ गए और कहा जा रहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। अलग अलग जगह से तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन बड़ी बात यही है दर्शक, जो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि देश में तो कई लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन वो विपक्ष कहां गया? वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? फिलिस्तीन में छाती पीट रहा था। ऑल आइज ऑन गाजा, ऑल आइज ऑन राफा, कई तरह के हैशटैग चलाए गए दर्शक। सोशल मीडिया में पोस्ट पर पोस्ट की गई, बयान पर बयान दिए गए। लेकिन मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा दिखने वाले हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर बगले झांक रहे हैं। कहीं नहीं या सामने आ रहे हैं वो। किसी विपक्षी नेता के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है दर्शक, और उसी चुप्पी पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। देख लीजिए आप, सीएम योगी से लेकर दूसरे बड़े तमाम बीजेपी के नेता इस खामोशी पर सवाल उठा चुके हैं और पूछ रहे हैं वो कि कब बांग्लादेश के हिंदुओं के अत्याचार पर आप बोलेंगे। सबके मुंह सिले हुए हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है दर्शकों। बताता हूं आप, कई नेताओं के नाम आप जानते हो, किस तरह से वो चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये देखिए आप, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, सब चुप हैं, कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन अब बड़ी बात क्या है, इसे लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि आखिर क्या वजह है जो आवाज नहीं निकल रहा है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा कि जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है।
वाकई दर्शकों, ये दायित्व बनता है और आज हमारा एक और दायित्व है, आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ है उसे बचाने का दायित्व। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए जरा आपको बता देता हूं। क्योंकि आज की अगली एक्सरे रिपोर्ट दर्शकों आपके लिए है और अगला नंबर आपका तो नहीं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, कुछ देर के लिए दर्शकों आप टीवी के सामने से हिलिएगा मत, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूं हो सकता है कि कल को आपके साथ घट जाए, और इसलिए मैं आज आपको सावधान भी कर रहा हूं। क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी एक जरूरत बन गई है, वो जरूरत जिसके बिना हम अपना एक पल नहीं गुजार पाते, वो है मोबाइल फोन। जहां जाते हैं फोन हमारे हाथ में होता है, जब चाहते हैं जिसे चाहते हैं एक क्लिक में बात कर लेते हैं, मैसेज कर देते हैं। लेकिन हमारी इसी जरूरत का ठग और हैकर्स फायदा उठाते हैं दर्शकों। 7 समंदर पार से कभी भी किसी को भी ठगी का शिकार बना लेते हैं। और अब तो ठगों ने ऑनलाइन ठगी का एक नया तरीका, एक नया जरिया निकाल लिया है दर्शकों। व्यक्ति को ये लोग अपने ही घर में अरेस्ट कर देते हैं डिजिटली, और उसे इस कदर डरा देते हैं कि वो जहां होता है वहां बैठा रहता है घंटों तक, दिनों तक। दर्शकों, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपको सावधान कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि अगला नंबर आपका हो। इसलिए सावधान हो जाइए और कहीं मत जाइएगा, क्योंकि पता नहीं कौन सा अननोन नंबर उठाना आप पर भारी पड़ जाए, आपकी मेहनत की कमाई जो बैंक अकाउंट में सेफ है वो साफ हो जाए। हमें आपको ऐसे ठगों से अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इन लोगों का नेटवर्क दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, तेजी से बढ़ रहा है दर्शकों। और आज जब ये मुद्दा सामने आया हमारे, तो इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर दर्शकों डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ की ठगी की गई। 1 करोड़ की दर्शकों, हमारे सामने डिजिटल अरेस्ट के 3 मामले आज ही सामने आए। एक मामला राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा का है, जहां एक महिला से लाखों रुपए ठग लिए गए, और 2 मामले मध्य प्रदेश से सामने आए। एक डिजिटल अरेस्ट की घटना घटी इंदौर में, तो दूसरे मामले में उज्जैन में एक रिटायर्ड बैंक अफसर को ही निशाना बना लिया गया। सोचिए आप, बड़ी बात यही है दर्शकों कि अब वक्त आ गया है साइबर ठगों से सावधान रहने का। सुनिए। साइबर ठगों से सावधान। खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, चंद सेकंड में ले डूबेगी जरा सी लापरवाही। आप हो सकते हैं घर में ही कैद। उत्तर प्रदेश के नोएडा में 36 साल की एक महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। रंजना नाम की इस महिला को साइबर ठग डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं। रंजना को डराया जाता है, धमकाया जाता है, एक कमरे से दूसरे कमरे में भी नहीं जाने दिया जाता है। रंजना में इस कदर खौफ भर दिया जाता है कि वो अपने खून पसीने की कमाई को ठगों के खाते में अपने आप ट्रांसफर कर देती है। 48 घंटे यानी 2 दिनों तक अपने घर में ही डिजिटल अरेस्ट रहती है। उसे पता नहीं चलता कि आखिर उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। मामला 7 अगस्त का है। रंजना को एक कॉल आती है। उसे बताया जाता है कि फोन करने वाला शख्स कुरियर सर्विस से बात कर रहा है। वो रंजना को कुछ अवैध पार्सल की जानकारी देता है और कहता है कि ये पार्सल उसके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। फिर इस कॉल को किसी दूसरे नंबर पर ट्रांसफर किया जाता है और रंजना को बताया जाता है कि इसे मुंबई क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया जा रहा है। खुद को क्राइम ब्रांच से बताने वाले वो लोग रंजना को स्काइप से वीडियो कॉल शुरू कर देते हैं। इसके बाद से रंजना को धमकाने, डराने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये लोग रंजना को डराकर उससे उसकी सारी जानकारियां जुटा लेते हैं। अब इन लोगों को रंजना की छोटी से बड़ी सभी जानकारियां मिल जाती हैं। अगले दिन यानी 8 अगस्त को साइबर ठग रंजना को एक बार फिर कॉल करते हैं। उससे कहा जाता है कि उसे अपने बैंक खाते में मौजूद पैसों को बचाना है तो उसे ट्रांसफर कर दे।
इसके लिए ये ठग रंजना को एक अकाउंट नंबर भी देते हैं। दबाव और डर के कारण रंजना 5 लाख रुपए ट्रांसफर भी कर देती है। इसके बाद रंजना फिर 4,70,000 रुपए साइबर ठगों के खाते में ट्रांसफर करती है। इस तरह कुल मिलाकर रंजना साइबर ठगों को 9,70,000 रुपए ट्रांसफर कर देती है। लेकिन यह खेल यहीं खत्म नहीं होता है। साइबर ठग लगातार रंजना को स्काइप के माध्यम से कॉल से जोड़कर रखते हैं। लेकिन 9 अगस्त को रंजना को एहसास होता है कि उसके साथ ठगी हुई है। वो थाने पहुंचती है और मुकदमा दर्ज कराती है। उनको DHL कंपनी की तरफ से कॉल आई कि उन्हें कोरियर प्राप्त हुआ है। इस कोरियर में ड्रग्स है और इनकी कॉल को क्राइम ब्रांच मुंबई से कनेक्ट कर दिया गया। स्काइप कॉल पे इनको लाकर और इनसे लगभग 9,70,000 रुपए चेक के माध्यम से ट्रांसफर करा लिए गए। डिजिटल अरेस्ट कर जालसाजी करने का तरीका तेजी से फैल रहा है। जालसाज भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर लाखों रुपए ऐंठ रहे हैं। तो देखा दर्शकों आपने, लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा, डिजिटल क्रांति की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। वैसे वैसे साइबर क्राइम के मामले भी सामने आ रहे हैं। हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स घर में बैठे हुए लोगों को अपनी जाल में फंसा रहे हैं। अगर आप अभी भी मोबाइल चला रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि घंटों मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है और आपकी मेहनत की कमाई पर हाथ साफ किया जा रहा है। विक्टिम को, पीड़ित को जब तक अपने साथ हुई ठगी का पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है, समझ नहीं पाएंगे आप। सोचिए, जो बैंक अधिकारी हो, जो बैंक कर्मचारी हमें और आपको अलर्ट करता है, वो ही अगर डिजिटल अरेस्ट हो जाए तो क्या होगा? उन्हें घर पर बैठे बिठाए साइबर ठग लाखों का चूना लगा दे तो क्या होगा? ऐसा हो रहा है दर्शकों, और हर वक्त ऐसे मामले में सावधान करने वाले ही साइबर ठगों के झांसे में आ रहे हैं, साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। बैंकर्स भी सुन लें, ऐसे 2 मामले अकेले मध्य प्रदेश से ही हाल ही में सामने आए दर्शकों। लेकिन आप सोचिए किस तरह से ये डिजिटल अरेस्ट किया जाता है, क्या होता है। हमने एक्सपर्ट से भी बात की। इसके बाद आपको मध्य प्रदेश के दोनों मामले विस्तार से समझाएंगे। पहले सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। आपको एक कॉल आता है जिसमें आपको ये बोला जाता है कि आपके नाम से एक पार्सल जा रहा था, वो पार्सल इस जगह से इस जगह जा रहा था और उस पार्सल के अंदर ड्रग्स पाई गई है। वीडियो कॉल होती है, जिस वीडियो कॉल पर आपको वो ज्वाइन करने को बोलते हैं। ज्वाइन करने के बाद जैसे ही आप कॉल को ज्वाइन करते हो, आपके सामने एक पुलिस ऑफिसर जो कि ड्रेस में होता है, और ड्रेस पहनकर वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है। एकदम से फिर आपको एक मैसेज करेगा। आप उस मैसेज में आपको एक लिंक आएगा, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको एक नोटिस दिखेगा जिसमें ये लिखा होगा कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है। अब आप अपने स्क्रीन से, आप अपने कंप्यूटर से कहीं भी नहीं इधर उधर नहीं हो सकते, और आपको डराया जाता है कि किस तरह से कि ये आपका आधार नंबर है, आपका पैन कार्ड नंबर है, और ऐसे ऐसे आपका जो है पार्सल है जिसमें ये ड्रग्स था और पाया जा रहा है, आपको अरेस्ट किया जा रहा है, और उसके एवज में बेसिकली आपसे पैसे मांगे जाते हैं। ये तो आपने समझ लिया दर्शक, लेकिन आप सोचिए, बैंकर्स के पास तो हर तरह की जानकारी होती है। उसे पता है कि किसी भी गलत लिंक पर क्लिक नहीं करना है। तो क्या हुआ इंदौर में? आज आपके सामने केस रख रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि इंदौर में रिटायर्ड बैंक अफसर के साथ ही ठगी हो गई। अधिकारी राकेश कुमार गोयल को फंसाया गया। राकेश के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। कॉलर खुद को मुंबई के अंधेरी थाने का जवान बताता है और कहता है मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनका वारंट जारी हो गया है। ये सुनकर राकेश कुमार गोयल घबरा जाते हैं। कॉल ईडी ऑफिस में ट्रांसफर किए जाने की जवान बात कहता है। कुछ देर बाद स्काइप के जरिए बुजुर्ग से कुछ लोग जुड़ जाते हैं और बच्चों की तस्करी में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज होने की सूचना दी गई। वो और घबरा गए। बुजुर्ग के खातों से पैसे का ट्रांजैक्शन कर लिया गया। राकेश के नाम से एफआईआर दर्ज कर दी गई, फर्जी गिरफ्तारी वारंट भी दिखा दिया गया और डराया धमकाया साइबर ठगों ने पैसे ट्रांसफर करने शुरू कर दिए। समझ नहीं आया अभी अलग अलग खातों से 39,60,000 रुपए जमा करा लिए। बदमाशों ने
पैसे जमा करने का एक सर्टिफिकेट तक भेज दिया। आप सोचिए, सर्टिफिकेट पर शासकीय चिन्ह बना था, जिससे शक गहराया। राकेश ने अपने डीएसपी दोस्त को सर्टिफिकेट दिखाया। इसके बाद राकेश को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, जांच की जा रही है। लेकिन दूसरा केस सुन लीजिए। उज्जैन में भी एक बैंक कर्मी के साथ ही ऐसा हुआ। क्या हुआ? साइबर ठगों ने राकेश कुमार जैन को अपना शिकार बनाया। ये एसबीआई के मैनेजर हैं और वहां से रिटायर हुए हैं। बड़ी बात क्या है, 7 अगस्त को बुजुर्ग के पास एक फोन कॉल आता है। सीबीआई अफसर बनकर साइबर ठगों ने बुजुर्ग को कॉल किया। ठग ने बुजुर्ग से पूछा कि कितने मोबाइल नंबर चलाते हो? जैन साहब ने कहा कि एक ही नंबर के इस्तेमाल करते हैं भाई साहब। बुजुर्ग से कहा गया कि नंबर को तुरंत ब्लॉक किया जा रहा है। कार्रवाई करने से रोकने पर कॉल दूसरे नंबर पर ट्रांसफर किया। साइबर ठग ने खुद को फिर से मुंबई क्राइम ब्रांच से जुड़ा हुआ बताया और राकेश के नाम से एचडीएफसी मुंबई में एक खाता खुलने की बात की। खाते से करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन की जानकारी दी गई, उलझाया गया। राकेश की आईडी से खाता खुलने की बात कही और उन्हें संदिग्ध बताया। फिर वही वीडियो कॉल और स्काइप का सहारा ठगों से जोड़ा गया। राकेश साइबर ठगों से समझ पाते, लेकिन उन्हें बार बार धमकी दी गई। 2 दिन तक दर्शकों, 2 दिन डिजिटल अरेस्ट, एक कमरे में। साइबर ठगों की बातों में आकर 50 लाख की एफडी तक तुड़वा दी भाई साहब ने। महाकाल नाम की फर्म के खाते में और रकम जमा कराई। यह खाता कहां का निकला? गाजियाबाद की राजेंद्र नगर बंधन बैंक का निकला। दर्शक सोचिए आप कि आप अगर घर में बैठे हैं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। दर्शकों, इस मामले में पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। तो जो जुलाई की घटना है 11-12 तारीख की, जिसमें लगभग 48 घंटे के करीब उसको अरेस्ट रखा गया था। राकेश गोयल पुराने के बैंक मैनेजर थे एसबीआई के, रिटायर्ड, तो लगभग 72 वर्ष उम्र है और लखलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले हैं। इनके द्वारा ये बताया गया था कि इनके पास एक कॉल आया था कि वो अंधेरी थाने से बोल रहे हैं और आपके खिलाफ आपके कई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और उसको फिर स्काइप वीडियो कॉल पे आई है और आपके डॉक्यूमेंट्स का अकाउंट का यूज किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग में। और इस तरह के उनको डिजिटली अरेस्ट लगभग 48 घंटे के करीब रखा गया और उनके 3 अकाउंट में इनके द्वारा फ्रॉड करके पैसा ले लिया गया। आवेदक आए हुए हैं राकेश जैन। इनका कहना है कि इनके साथ ऑनलाइन 51 लाख, लगभग 51 लाख रुपए की ठगी की गई है। उनको डिजिटल अरेस्ट करने की ये बात बता रहे हैं। अभी इनसे आवेदन लिया गया है, जांच की जा रही है आवश्यकता पड़ने पर। दर्शकों, आपने मामला सुन लिया, कार्रवाई कर रही है पुलिस, ये भी जान लिया। लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूं, क्योंकि हम पूरा एक्सरे करते हैं, अब ये कैसे शिकार करते हैं आपको सावधान कर रहा हूं। सुन लीजिए, लिख लीजिए कहीं, क्योंकि यूपीआई से साइबर क्राइम फ्रॉड सबसे ज्यादा बड़ा है। बिना मोल भाव किए ठग पैसे ट्रांसफर करने पर राजी भी हो जाएंगे आप, वो ऐसे उलझाएंगे क्योंकि एक एसएमएस आएगा, लिखा होगा पैसे खाते में ट्रांसफर हो गए हैं और जैसे ही आप उसे अप्रूव करेंगे, क्लिक करेंगे, क्योंकि उस पर विकल्प होगा, यह लिंक आपके फोन पर किसी यूपीआई ऐप का हो सकता है और लिंक पर क्लिक करते ही पैसे आने के बजाय चले जाएंगे। क्यूआर कोड जो होता है उससे भी फ्रॉड तेजी से बढ़ रहा है। दर्शकों, वेबसाइट पर कुछ बेचने पर ठग एक क्यूआर कोड भेजेगा। इस कोड को यूपीआई ऐप से जैसे ही आप स्कैन करेंगे, क्योंकि वो कहेगा स्कैन करते ही आपका खाता खाली हो जाएगा। और बड़ी बात क्या, यूपीआई पिन डालते ही खाते से पैसे डेबिट हो जाएंगे। कई बार वही ठग आपको दोबारा संपर्क करेगा, बोलेगा कि उसने गलती से दूसरा क्यूआर कोड भेज दिया है। साइबर ठग आपको पैसे लौटाने की बात तक कहेगा। पैसे लौटाने के नाम पर एक और क्यूआर कोड आएगा। अगर यहां भी आपने वही गलती की तो दोबारा आपके पैसे चले जाएंगे। दर्शकों, इसलिए सावधान रहिए। लेकिन शिकार क्यों बन जाते लोग इतनी जानकारी के बाद? डिजिटल अरेस्ट के 3 बड़े कारण सामने आए हैं। पहला और बहुत बड़ा कारण लोगों का डर है। साइबर ठग फोन पर पीड़ित को डराते हैं। खौफ में भर जाने से शख्स पैसे ट्रांसफर कर देता है, डरना नहीं आप। दूसरा कारण लोगों के शिकार होने का लालच। शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर लालच देते हैं। रकम को दोगुनी करने का लालच दिया जाता है। बिना जानकारी के पैसे देने से नुकसान झेलना पड़ सकता है। लापरवाही भी डिजिटल अरेस्ट का बहुत बड़ा कारण है और आज भी लोगों को डिजिटल अरेस्ट की पूरी जानकारी नहीं है। पूरा डेटा लोग फोन में ही रखते हैं। आईडी पासवर्ड भी आप रखते हैं, वो चोरी हो जाते हैं।
पासवर्ड लीक होते ही साइबर ठगी का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन बड़ी बात यही है दर्शकों, आपको सावधान करना था इसलिए सावधान किया। लेकिन आज एक ऐसी खबर आपको बताऊंगा जो आपको चौंका देगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जहां है वहां एक बड़ा घोटाला सामने आया है। वो आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि आज एक बड़ी तस्वीर सामने आई है दर्शकों। सुनीता विलियम्स के बारे में आपको बताऊं उससे पहले यह बताना जरूरी है, क्योंकि आज की जो तस्वीर सामने आई है वो चौंकाती है। कैसे दर्शकों? घोटाला, इससे तो आप वाकिफ होंगे, क्योंकि कई घोटाले आपने सुने होंगे, जमीन घोटाला, शराब घोटाला, राशन घोटाला और कई तरह के घोटाले जो सामने आए। लेकिन कर्नाटक में अंडा घोटाला सामने आया है दोस्तों। कर्नाटक के कोप्पल गांव में आंगनबाड़ी में बच्चों को अंडा परोस दिया गया। बच्चों को लाइन में बैठाकर थाली में अंडा दिया गया। थाली में अंडा होने का बाकायदा वीडियो भी बनाया गया। वीडियो सबूत के तौर पर बनाया ताकि यह साबित हो जाए कि बच्चों को अंडा दिया गया है। लेकिन यहां पर ट्विस्ट है। तस्वीरों में आप देखिए पहले तो कि एक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अंडा दे रही है बच्चों को, देख लीजिए। दूसरी मोबाइल से वीडियो बना रही है, बराबर वीडियो शूट किया जा रहा है। लेकिन कुछ ही देर बाद, कुछ ही सेकंड्स में बच्चों की थाली से अंडा गायब हो जाता है। खा नहीं पाते वो। जिस तरह अंडा परोसा गया था उसी तरह वापस ले लिया जाता है। बच्चे भी सोच में पड़ गए कि जब वापस लेना ही था तो दिया क्यों? बच्चों से अंडा वापस लेने का वीडियो वायरल हुआ दर्शक। शायद वीडियो बनाने वाली कार्यकर्ता रिकॉर्डिंग बंद करना भूल गई होंगी, लेकिन अब इसकी सजा उन्हें मिल गई है। दोनों तस्वीर आप देखिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सस्पेंड कर दिया है दर्शकों। लेकिन क्या हुआ? अंडा घोटाला इसमें सामने आ गया है दर्शकों। पहले परोसा गया और फिर वापस ले लिया गया। यानी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार में अंडा घोटाला हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, पहले आपको वो सुनवाता हूं। कर्नाटक का खटाखट लूट का एक और नमूना सामने आया। अब आंगनवाड़ी में दिए जाने वाले अंडे, वो भी गरीब बच्चों को, वो भी चोरी करना, उसको भी चुरा लेने का काम कांग्रेस की सरकार करवा रही है। मतलब फोटो ऑप के लिए, केवल फोटो खींचने के लिए अंडा प्लेट में डाला जाता है और वो अंडा वापस ले लिया जाता है। इसका मतलब वो अंडा लेकर कहाँ जा रहा है? या तो बेचा जा रहा है या तो सरकार दे ही नहीं रही है, केवल फोटो खिंचवा रही है। मतलब भ्रष्टाचार में वो सारा पैसा जा रहा है, क्योंकि खटाखट लूट मॉडल है कांग्रेस का। तो देखा दर्शकों आपने, बेचारे बच्चे सोच रहे होंगे कि कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिल पाया। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और अब तीसरी खबर की ओर रुख करेंगे, जो है सुनीता विलियम्स की, जो अभी भी अंतरिक्ष में फंसी हुई है, लेकिन बाहर कब आएंगी किसी को नहीं पता। लेकिन इसमें दर्शकों चीन का एक कनेक्शन सामने आ गया। पहले आपको जानकारी दे देता हूं कि सुनीता विलियम्स का हाल क्या है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं सुनीता का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भारत की बेटी और नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, जो अंतरिक्ष में सिर्फ 8 दिनों के लिए गई थी, लेकिन अब तक वो धरती पर नहीं लौटी है। 5 जून को सुनीता ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी, लेकिन 2 महीने बाद भी उनकी वापसी नहीं हो पाई। और कब तक होगी ये कहा नहीं जा सकता। हां, बार बार सिर्फ ये कयास जरूर लगा रहे हैं कि अब कब सुनीता विलियम्स आएंगी, अलग अलग तरह से कहा जा रहा है। लेकिन क्यों भारत की बेटी की वापसी नहीं हो पा रही, ये सवाल है। क्या इसके पीछे चीन की साजिश है दर्शकों? क्योंकि ड्रैगन दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को सबसे बड़ा बताने के लिए ऐसी साजिश करता आया है। तो क्या सुनीता विलियम्स की वापसी ना होने में चीन का हाथ है, ड्रैगन का हाथ है? सबसे बड़ी बात यही है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, सुनीता विलियम्स कब आएंगी, कैसे आएंगी और चीन का नाम क्यों सामने आ रहा है, इस रिपोर्ट में समझिए। 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अंतरिक्ष से अब तक सुनीता विलियम्स की वापसी नहीं हो सकी और इस साल तो यह होना मुमकिन नहीं दिख रहा। देरी पर देरी हो रही है। हाँ, लेकिन एक बार फिर उनकी वापसी को लेकर नई तारीख सामने आ रही है। नई तारीख बताई जा रही है 2025 की। नासा के मुताबिक अब सुनीता विलियम्स फरवरी 2025 तक वापस आ सकती हैं। हालांकि नासा के पास अभी भी कोई ठोस प्लान नहीं है। नासा का कहना है कि अब अंतरिक्ष यात्रियों को बोइंग स्टार लाइनर की जगह स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन से पृथ्वी पर वापस लौटना पड़ सकता है, और अगर ऐसा होता है तो उनके लौटने का मिशन 8 महीने से ज्यादा चल सकता है। हालांकि इतने समय तक अंतरिक्ष में रुकना एक चुनौती जैसा है। इससे यात्रियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर तो पड़ेगा ही,
सुरक्षा के लिहाज से भी अहम है। हालांकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दुनिया का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है, जिसे बनाने में 150 अरब डॉलर लगे हैं, जो रहने सोने जैसी सुविधाओं से लैस है। लेकिन धरती की तुलना में सुरक्षा हमेशा चुनौती रहती है। तो देखा दर्शकों, आप चुनौती है, लेकिन चीन क्या वाकई में सुनीता की वापसी में अड़ंगा डाल रहा है? सुनीता की वापसी को लेकर आज केस हमारे सामने आया है, वो सबसे पहले आपको बताते हैं। 5 जून 2024 को अंतरिक्ष के लिए सुनीता विलियम्स ने उड़ान भरी। 14 जून 2024 को सुनीता को वापस लौटना था, लेकिन 14 जून को सुनीता की वापसी नहीं हो पाई दर्शकों। नासा ने 25 जून को वापसी की तारीख बताई। 25 जून को भी अंतरिक्ष यात्री नहीं लौट सके। 2 महीने से अंतरिक्ष में फंसी हुई है सुनीता विलियम्स और विल्मोर उनके साथी। लेकिन बताते हैं आज केस 2 कि आखिर परेशानी क्या है। हानिकारक सौर रेडिएशन का खतरा अब उन पर मंडराने लगा है। लंबे समय तक रेडिएशन में रहने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। माइक्रो ग्रेविटी से हड्डियां और मांसपेशियों को भी नुकसान होता है। गुरुत्वाकर्षण नहीं होने से, ग्रेविटी ना होने से यात्रियों के चेहरे पर सूजन आ जाती है। शारीरिक के साथ मानसिक तौर पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है दर्शकों, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अभी तक सुनीता विलियम्स और उनके साथी विल्मोर, उनकी हालत बहुत खराब होती जा रही है, और यही कहा जा रहा है कि कितने दिनों तक वो अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन पर रहेंगे, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन चीन का कनेक्शन क्यों सामने आ रहा है दर्शकों? क्योंकि चीन का नाम जब भी सामने आता है, पहले मन में साजिश शब्द आ जाता है, क्योंकि चीन पर कई देशों की बर्बादी के आरोप लगते रहे। चीन अपने आप को सबसे शक्तिशाली बताने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब चीन की गलती की वजह से पूरे अंतरिक्ष में खतरा मंडरा रहा है दर्शकों। दरअसल चीन ने अपने 18 सैटेलाइट भेजे, अंतरिक्ष में छोड़ दिए, वही तस्वीर दिखा रहा हूं, लेकिन उनका यह मिशन सफल नहीं हो पाया। नतीजा यह हुआ कि सैटेलाइट के 300 से ज्यादा टुकड़े अंतरिक्ष में तैर रहे हैं अलग अलग जगह, जो दूसरे स्पेस स्टेशन के लिए खतरा बन गए। सभी टुकड़े धरती की निचली कक्षा में फैले हुए हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिससे दुनिया भर के देशों के सैटेलाइट्स और स्पेस स्टेशन पर खतरा बढ़ गया है। और यह कचरा तेजी से आगे बढ़ रहा है, और अब इस कचरे से मानव उड़ान को भी खतरा हो सकता है दर्शकों। तो अब सवाल यह खड़े होते हैं, क्या सुनीता विलियम्स की वापसी में चीन के इन्हीं सैटेलाइट्स के कचरे की वजह से अड़ंगा डला हुआ है? क्या चीन ने जानबूझकर ऐसा तो नहीं किया, इसलिए यात्री फंस गए? बड़े और अहम सवाल खड़े हो रहे हैं दर्शकों। लेकिन चीन ने टेंशन को कैसे बढ़ा दिया, यह भी समझ लीजिए। अंतरिक्ष में चीनी सैटेलाइट के टुकड़े फैले हुए हैं, 300 से ज्यादा टुकड़े हैं दर्शकों, तैर रहे हैं। दूसरे स्पेस स्टेशन के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये टुकड़े, दुनिया के देशों के सैटेलाइट्स के लिए खतरा है, और जैसा मैंने कहा, मानव उड़ान को भी खतरा पैदा करेंगे, यह भी दावा किया जा रहा है। टुकड़ों से जो आने वाले मिशन है, आगामी मिशन है, उन पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हमने साइंटिस्ट से बात की, वैज्ञानिकों से बात की, सृजन पाल सिंह क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं आपको। अगर कभी ऐसा हुआ कि ये टुकड़े आपस में टकराए या किसी और सैटेलाइट से टकराए जो उस 800 किलोमीटर की परिक्रमा में स्थापित है, तो ये टुकड़े 800 किलोमीटर से गिर करके 400 किलोमीटर की परिक्रमा के धुरी पर आ जाएंगे, उस ऑर्बिट पे आ जाएंगे जहां पर सुनीता विलियम्स और स्पेस स्टेशन है। तो इसीलिए इस पर अभी बहुत गहन जो है एक नजर रखी जा रही है नासा और स्पेस एजेंसीज द्वारा, ताकि अगर कुछ भी बदलाव होता है, तो अभी तो खतरा नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी बदलाव हुआ, क्योंकि ये 700-800 टुकड़े हैं, आपस में टकराएंगे, तो अगर थोड़ा सा भी बदलाव हुआ और ये नीचे आने शुरू हुए और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अगर इनसे खतरा पैदा हुआ, तो सुनीता विलियम्स की जो अभी ऑलरेडी बहुत सारी समस्याओं से गुजर रही हैं, बहुत बहादुरी से सामना कर रही हैं, ये एक नई मुसीबत चीन की वजह से एक बार फिर से आ जाएगी। तो देखा दर्शकों आपने, लेकिन आज जाते जाते एक खबर आपको दिखाना चाहता हूं। मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसे देखकर आप सिहर उठेंगे दर्शकों, आप खौफ से भर जाएंगे, आपको सड़क पर चलते भी डर लगेगा। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक ऐसी घटना सामने आई, तस्वीरों में देखिए, वीडियो देखिए, इसे देखकर आप समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आप सिहर जाएंगे। वीडियो में देखिए, वक्त हो रहा है रात के 12:20, सड़क सुनसान है। दूर से 2 बाइक आती हैं, 2 मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दे रही है। अचानक पीछे से आ रहा मोटरसाइकिल सवार पहली बाइक को ओवरटेक करता है और अपनी मोटरसाइकिल को उससे आगे ले जाकर खड़ी कर देता है। देखिए जरा, इन्हीं तस्वीरों को सबसे ज्यादा चुनौती है कि क्या हो रहा है। आप
इससे पहले उस बाइक सवार पर किस तरह से वो कुछ समझ पाता करता, लेकिन डंडे से जोरदार हमला होता है, उसे लगातार मारता है। वो शख्स समझ नहीं पाता कि आखिर जाए तो जाए कहां। किसी तरह बाइक सवार दोनों अपनी बाइक छोड़कर वहां से भागते हैं। लेकिन रात के समय ऐसा अगर आपके साथ होता है तो लूट भी हो सकती है, खतरा बढ़ सकता है, इसलिए आप अपना ख्याल रखिएगा। फिलहाल न्यूज का एक्सट्रीम इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक और जानकारी भरी खबरों के साथ। नमस्कार। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों